नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ पर मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह से लेकर के आज तक बनारस में लगातार अलग अलग तरह के आयोजनों अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं और पूरे शहर की जो रौनक है और उसकी तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई सी है। भव्य है, दिव्य है, अद्भुत है, यही सब जगह कहा जा रहा है। टीवी चैनलों पर टॉप में भी आप देख रहे होंगे। लेकिन इस भव्यता को, दिव्यता को, बदले हुए बनारस को, काशी में जो पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आए हैं उसको समझना भी ज़रूरी है। जो काशी कॉरिडोर है, यानी काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसके चारों ओर का पूरा हिस्सा जब पुराने मकान हुआ करते थे, गलियों से गुजर करके लोग जाया करते थे, पानी और अलग अलग तरह की गंदगी, छोटी छोटी दुकानें, तो एक अजीब सा माहौल वहाँ रहता था। मंदिर के चारों तरफ, मंदिर के चौखट तक वैसा आपको कुछ दिखेगा नहीं। जो तस्वीर पुरानी थी वो गुजरे वक्त की हो गई है। अब वो 5 लाख स्क्वायर गज का पूरा सा एक बड़ा परिसर है और गंगा घाट से सीधा विश्वनाथ मंदिर तक आप आ सकते हैं। उसकी जो दिव्यता है, तस्वीरें आपको उसका प्रमाण देती होंगी। लेकिन यह स्थिति पहले कभी सोची नहीं जा रही थी। ऐसा लगता था कि ये बवाल कौन मोले, लेकिन जितने लोगों की ज़मीन या मकान वहाँ से हटे, किसी भी आदमी ने एतराज़ नहीं किया। उसको मैनेज किस तरीके से किया गया होगा, कोई भी आदमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने नहीं आया। सब ने अपने मन से, अपनी मर्जी से अपनी अपनी ज़मीनें और मकान बेचे, दे दिए सरकार को, और फिर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना। इस कॉरिडोर के उद्घाटन पर, या यूं कहिए कि जो श्रद्धालु हैं महादेव के, उनको समर्पित करते समय नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगा करके, कलश लेकर के विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, और पूरे शहर में वो काशी के कोतवाल भैरवनाथ से लेकर गंगा में नौका विहार और शहर के दूसरे हिस्सों में जाना, आधी रात में जाकर के शहर को देखना कि कहाँ कहाँ क्या बदला है, क्या बदला जा सकता है, पूरी काशी में बेहतरी और विकास की क्या गुंजाइश बनती है। और यह सब कुछ जो है एक आदमी के मन के भीतर कुछ करने या अपने संसदीय क्षेत्र को एक उदाहरण के तौर पर रखने की जो मंशा है, उसका प्रमाण है, उसका सबूत है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पूरे बनारस यात्रा को, ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको आप यूं भी समझ सकते हैं, या बहुत सारे चैनलों पर आपको समझाया गया, बहुत जगहों पर इसके बारे में लिखा गया है। आज वो मुख्यमंत्रियों के साथ थे, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में है, और उनके साथ उन्होंने एक बैठक की। बैठक में विकास की रफ्तार क्या हो, आपके यहाँ विकास का मॉडल क्या हो, उन्होंने ये कहा कि काशी का जो मॉडल है इसको उठाइए आप। यानी कि एक पुराने शहर में जहां बहुत कुछ बदलने की उम्मीद लोग नहीं करते थे, उस शहर में इस तरीके से बदलाव कीजिए कि लोग अचंभित हो जाएं। यह भी विकास को लेकर के सरकार के संकल्प को दिखाता है। यह जो डेवलपमेंट का मॉड्यूल है या मॉडल है, चूँकि यह सिर्फ काशी कॉरिडोर की बात नहीं है, काशी में वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है उसको बदलने में, शहर के चारों तरफ विकास से जुड़ी हुई चीज़ों को स्थापित करने में, उसको कई राजमार्गों से जोड़ने में, तो इस तरीके से चौतरफा जब विकास शहर का होता है तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आता है। यह बतौर प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में उनकी जो अपनी भूमिका रहनी चाहिए उसको पूरा करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उदाहरण रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या किया, इस दौरान उन्होंने अपना पूरा जो सनातनी स्वरूप रहा है, वो सनातन रंग में, सनातन धर्म की जो परंपरा रही है उसमें रचे बसे से दिखे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहना, पीत वस्त्र पहना, गेरुआ वस्त्र पहना। यह तीनों रंग जो होते हैं वो वस्त्र के लिहाज से सनातन परंपरा में शुद्ध माने जाते हैं और परंपरागत वस्त्र माने जाते हैं। उन्होंने त्रिपुंड लगाया, तिलक किया, और यह एक समर्पित हिंदू का संकेत है। जब आप पूजा में होते हैं, आप श्रद्धा से ईश्वर के सामने होते हैं, तो त्रिपुंड और तिलक आपके उस श्रद्धा भाव को, आपके समर्पण को संकेत के तौर पर दिखाने के लिए होते हैं। गेरुआ वस्त्र इस परंपरा का सबसे शुद्ध और एक तरीके से सात्विक वस्त्र माना जाता है।
उसको उन्होंने धारण किया, उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया। तो रुद्राक्ष है, गेरुआ है, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके कलश लेकर के वो विश्वनाथ तक गए। यह सब कुछ जो है, ये तस्वीरें एक प्रधानमंत्री के रूप में जब आप जनता के बीच में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं, तो भारत का जो आम मानस है वो धार्मिक है। जो हिंदू समाज है वो अति धार्मिक है, और प्रधानमंत्री धर्म से इतना जुड़ा हुआ है, धर्म में इतना रमा हुआ है और धार्मिक कार्यों में उसकी इतनी रुचि अभिरुचि है। यह जनता के बीच में प्रधानमंत्री की छवि, उसके बारे में अपनी निजी राय को बहुत अच्छा करने की कोशिश आप कह सकते हैं, या उसके बूते यह दोनों चीज़ें संभव हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ बुनियादी सवाल लोगों ने किए। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि बतौर प्रधानमंत्री अगर आप ये करते हैं तो ये जनता के पैसे का अपव्यय है। निजी तौर पर अगर आप कोई पूजा पाठ करें, कोई संकल्प करें, कोई अनुष्ठान करें, यह सब कुछ निजी है, लेकिन इस तरीके से जितनी भव्यता के साथ और जितने तामझाम के साथ आपने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वहाँ जो पूजा की, वो जनता के पैसे का अपव्यय है। मुझे लगता है कि ये नज़रिया जो है वो उस जगह से तय होता है जहां से सरकार के बारे में आप अपनी एक तयशुदा राय रखते हैं कि मुझे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलना है, कुछ अच्छा नहीं सोचना है, तब आप इस तरह के बयान पर आते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें किसी और सरकार के ज़रिए हुई हैं या होती रही हैं, उनका उदाहरण शायद आपने जाकर के लेने की कोशिश नहीं की है। लेकिन काशी कॉरिडोर एक देश में जो बहुसंख्यक है उसकी आस्था है विश्वनाथ के साथ, और वहाँ सरकार ने चीज़ें ठीक की हैं और उसको पूरी भव्यता के साथ, पूरे उल्लास के साथ, बहुत बड़े आयोजन के साथ प्रधानमंत्री उपस्थित होकर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी की जो अपनी राजनीति है उस राजनीति को आप समझते हैं, और जो भारत की सरकार में प्रधानमंत्री हैं उनकी अपनी मर्यादा है। इस मर्यादा और इस राजनीति के बीच में संतुलन जो है वो नरेंद्र मोदी ने बना करके रखने की हमेशा कोशिश की है, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो काशी की यात्रा जो नरेंद्र मोदी की रही है, उस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने जो अलग अलग तरह से इस कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ की अर्चना पूजा करने की जो कोशिश की, वो उस परंपरा से चले जो परंपरा सनातनी है। और हमारे यहाँ जो कर्मकांड होते हैं उस कर्मकांड में वो रचे बसे हैं। लोगों ने देखा कि वो मंत्र बिना किताब देखे पढ़ रहे हैं। लोगों ने देखा कि जितने भी विधान हैं और जितनी भी विधियाँ हैं उनको वो यजमान पुरोहित से पहले खुद करके दे रहे हैं, या उनका हाथ बढ़ जाता है। इसका मतलब कि वो है जो पूरा सिलसिला है, तरतीब है, क्रम है, वो उनको पता है, मंत्र उनको पता है। तो यह जो एक सनातनी हिंदू अपने कर्मकांड और अपने धार्मिक परंपरा में जिस तरीके से पारंगत होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में, अपनी इस यात्रा में यह प्रमाणित करने की कोशिश की, या उसका प्रमाण दिया। कोशिश किया कि प्रमाण दिया, और इससे लोगों के बीच में एक ऐसे प्रधानमंत्री की इमेज जाती है, मैं बहुसंख्यक की बात कहता हूँ, जिसको लगता है कि यह प्रधानमंत्री धार्मिक है, इसको ईश्वर में विश्वास है, और धार्मिक आदमी, ईश्वर में विश्वास करने वाला आदमी नेक दिल का होता है। हिंदू परंपरा में और हिंदू समाज में यह बात मानी जाती है। इसलिए इस आदमी के माध्यम से, इस आदमी के हाथों देश का नुकसान नहीं होगा, भला होगा। तो यह जो संकेत है और यह संदेश है प्रधानमंत्री लोगों के बीच में भेजने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जब लोगों से, अलग अलग चैनलों के रिपोर्टर्स, या मैंने भी आज 10-20 लोगों से फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, तो उसमें वो सफल रहे। लोग यह मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बनारस को जिस तरीके से बदला है, बनारस के आसपास की चीज़ें बदली हैं, वो भारत को बदलने के उनके संकल्प और भारत को बदलने की जो कोशिश रही है उसी का वो हिस्सा है। चूंकि वो सांसद हैं, तो हर सांसद, प्रधानमंत्री होने के बाद भी आप सांसद हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में आपके माध्यम से विकास की कोई गति होनी चाहिए, उसकी अपनी रफ्तार होनी चाहिए। जब आप दूसरे के लिए सवाल बने
या दूसरे से आप सवाल पूछें तो अपने लिए भी आप गुंजाइश रखें कि हमने ऐसा किया है। तो नरेंद्र मोदी का बनारस जो है वो कई लोगों के लिए आईना है। वो अमेठी के लिए भी है, रायबरेली के लिए भी है, आजमगढ़ के लिए भी है। तो इन सब संसदीय क्षेत्रों के लिए भी वो आईना है और एक तरह की चुनौती भी है। और मैं इस राय का हूं कि जब कभी भी मैं कहूं कि मैं दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए यह कर सकता हूं या यह करने की क्षमता मुझ में है, यह संकल्प, यह मंशा मेरे भीतर है, तो पहले जो आज की तारीख में मुझसे संभव है मेरे आजू बाजू वो करके मुझे दिखाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यह भी किया है। तो सरकार की कमान उनके हाथ में है, लेकिन काशी विश्वनाथ और समूचे काशी संसदीय क्षेत्र के वो सांसद होने के नाते जो भूमिका उनकी वहां सांसद के तौर पर उम्मीद की जा रही थी उस पर खरा उतरने का प्रयास लगातार वो करते रहे हैं। और काशी की यह यात्रा पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी की जितनी भी यात्राएं रही हैं उसमें ये अलग है। इसका अपना महत्व रहेगा, यह ऐतिहासिक है और समय की पीठ पर अपनी समूची तस्वीरों के साथ नरेंद्र मोदी के उस पूजा पाठ, संस्कार, कर्मकांड के साथ टक गई हैं। जब कभी भी पलट करके आप वक्त को उल्टेंगे, उसके पन्ने पलटेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और इसके आधार पर भी नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन आप करेंगे। तो काशी दौरा जो नरेंद्र मोदी का था उस पर जितनी तरह की टिप्पणियां आती रही हैं उन टिप्पणियों को समझने के बाद मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो चीज़ें मुझे मेरी राय के तौर पर इंडिया न्यूज़ पर रखनी चाहिए वो मैंने रखी हैं। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कोई सवाल तो नहीं है ना? सर 2 सवाल है सर। हाँ। विकास कुमार का सवाल है कि काशी और अयोध्या जाने के बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति में कौन से ऐसे बदलाव लाए हैं जिनके परिणाम काफ़ी आगे तक दिखने को मिलेंगे? कुछ ऐसा जुड़ा हुआ इनका सवाल है। नरेंद्र मोदी की राजनीति को हम समझेंगे तो उसमें 3 धाराएं चलती हैं। एक धारा जो हिंदू मान्यताओं के साथ हिंदू परंपरा और हिंदू समाज के नाम पर, चूंकि वो राजनीति बीजेपी की है, वो अक्षुण्ण हो और वो ठीक हो, जिसमें अयोध्या है, जिसमें काशी है और देश में जितने भी धर्मस्थल हैं उनका जीर्णोद्धार है और उन धर्मस्थलों को जोड़ करके कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जो अलग अलग कॉरिडोर आप देखते हैं, एक ये है। दूसरा, विकास की रफ्तार को बढ़ाया जाए। विकास, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखा कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन, काशी कॉरिडोर, कई तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं देश के भीतर, वो तैयार किए गए हैं। हालांकि उनकी रफ्तार जो होनी चाहिए वो नहीं है, उसके कारण भी बहुत सारे हैं। अभी नितिन गडकरी को मैं कहीं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो उन्होंने रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा पकड़ी तो ज़रूर है, लेकिन अभी कम इसलिए है कि हमारे यहाँ सरकारी जो काम करने का तौर तरीका है वो बहुत सुस्त है। तो यह भी एक कारण है कि हमारे यहाँ एक लाल फीताशाही है और लाल फीताशाही से बाहर निकलने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन हाँ, विकास को गति देना और बाहर से निवेश को देश में लाना, देश में जो हिंदू धर्मस्थल हैं, और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है बीजेपी का, ये धर्मस्थलों से नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी दिवाली, आपकी होली, आपके उत्सव, आपके मंदिरों के आसपास जो आयोजन होते रहते हैं वो, तो ये सब चीज़ें जो आपकी गौरवशाली परंपरा रही है और आप देश जिन उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है उन उपलब्धियों को ला करके देश के सामने रखना और देश के गौरवपूर्ण अतीत को फिर से प्रखर करना, यह एक हिस्सा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। और बीजेपी की जो राजनीति है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के किनारे किनारे चलती है। और तीसरी बात यह है कि राजनीति का समाजीकरण और समाज का राजनीतिकरण, यानी कि दोनों में राजनीति पहले क्या था कि एक आदमी चुन लिया गया तो 5 साल तक प्रधानमंत्री या आपका सांसद विधायक दिखता नहीं था, 5 साल बाद ही लोग आते थे। तो 5 साल बाद लौटने पर बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन अब क्या है कि रोज़ाना कुछ न कुछ लोगों के बीच में होता है और लोगों का सत्ता में और सत्ता का लोगों के बीच में आना जाना बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में पता होती हैं और सरकार को भी लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो यह तीसरा काम मोदी ने जो किया है यह अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए आप मोदी से लड़ने के लिए मोदी की तरह
के ढांचे में और मोदी की जो टीम है, खुद मोदी हैं, उसकी तरह लगातार काम करने की एक शैली आपको विकसित करनी पड़ेगी, वो आपको साधना पड़ेगा। सर, दूसरा सवाल है ऋषभ तिवारी का। ऋषभ तिवारी पूछ रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक जीवन में धार्मिक गतिविधियों से दूर रहते थे, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या वजहें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बाकी के प्रधानमंत्रियों से अलग करती हैं? दो स्थितियां हैं। एक, चूंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हालांकि इंदिरा जी ने संविधान में यह बात जोड़ी, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्द संविधान में बाद में आए। प्रधानमंत्रियों ने देश में कोशिश की कि राजनीति जो है उसका धर्म से कोई रिश्ता नाता ना रहे, धर्मनिरपेक्ष रहें, हर धर्म को बराबर देखें और उसको उतनी ही मान्यता दें, उसका उतना ही सम्मान करें। ये अमूमन होता है, लेकिन राजनीति चलती ऐसे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिल्ली में कोई मकान नहीं दिया, उनको पटना जाना पड़ा। वहाँ पटना में जो बिहार में कांग्रेस का मुख्यालय है सदाकत आश्रम, उसमें वो रहे। और एक बार जब प्रकाश नारायण से मिलने गए तो वो इतना मकान जो था वो सीलन भरा था और उनकी तबीयत खराब थी कि उनके आंसू आ गए। कारण क्या था? कारण ये था कि राजेंद्र बाबू चले गए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे। अब नेहरू जी के युग में क्या मतलब इस तरीके से धर्म आधारित काम नहीं हुआ। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अयोध्या में जब बाई इलेक्शंस हुए तो नरेंद्र देव बनाम बालकनाथ जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और नरेंद्र देव चूंकि समाजवादी थे तो वो सोशलिस्ट नेता थे और वो दोनों मैदान में थे अयोध्या फैजाबाद में। गोविंद बल्लभ पंत ने इस आधार पर उनका विरोध किया नरेंद्र देव का, और रैलियों में कहा करते थे कि ये राम की नगरी है और राम की नगरी में एक ऐसा आदमी खड़ा है जो सोशलिस्ट है, जिसका धर्म में कोई विश्वास नहीं है, वो राम को नहीं मानता है। क्या आप राम विरोधी व्यक्ति को वोट देंगे? आप अपने व्यक्ति को वोट दीजिए जो संत है और जो राम में भरोसा करता है, धार्मिक है। और इस आधार पर नरेंद्र देव जैसा बड़ा नेता हार गया। इंदिरा जी पहली ऐसी नेता हमारे प्रधानमंत्री रही हैं जिन्होंने फतवा जारी करवाए मुसलमानों के लिए यही दिल्ली से कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। खुल करके प्रधानमंत्रियों ने कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि इंदिरा जी ने मंदिरों के दर्शन किए और बहुत सारी तस्वीरें उनकी हैं, लेकिन अपना जीवन हम जिस धर्म में हैं उस धर्म के मुताबिक जिए। ये निजी हो सकता है, लोग कहते हैं कि, लेकिन इसका प्रदर्शन करते हैं नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है कि जब काशी विश्वनाथ किसी सरकार का नहीं है, काशी विश्वनाथ किसी व्यक्ति का नहीं है, काशी विश्वनाथ देश का है और देश के किसी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार आप करते हैं और वो दुनिया के देखने के लायक होता है, तो जा करके आपको उसका उद्घाटन करना चाहिए। अयोध्या में मंदिर का निर्माण फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उस आदेश के बाद अगर मंदिर निर्माण हो रहा है और नरेंद्र मोदी जाते हैं तो जिस तरह की राजनीति बीजेपी या जनसंघ की रही है, उस राजनीति में अपने धर्म को खुल करके जीने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उसकी अपनी फिलॉसफी है। इस पर बहस लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे से धर्म के आधार पर बंटवारा करके अलग अलग तरह की चालें चल करके हम राजनीति में वोट बटोरने और सत्ता पाने की जो कोशिश करते हैं, उससे अच्छा है कि खुल करके अपना धार्मिक जीवन जिए और जो अपना सार्वजनिक जीवन है उसमें बिना किसी दूसरे को अपमानित किए या बिना किसी दूसरे के खिलाफ कोई ख़राब भावना रखे, अगर आप अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है ये ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल है। अमित सिंह पूछ रहे हैं कि क्या अब मोदी और बीजेपी का मुकाबला इसी तरीके की एक दक्षिणपंथी पार्टी ही कर सकती है? क्या अब लेफ्ट विंग का इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई अस्तित्व नहीं बचा? वामपंथ जो है वो अपनी कमजोरियों से या आप यूं कहिए कि नालायकी के कारण इस देश में नहीं दुनिया में डूबा। आप 90 के दशक में जाएंगे तो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, इन सब देशों में लेफ्ट की सरकारें हुआ करती थी।
आज भारत में केरल में एक सरकार बची हुई है, बाकी सब जगहों से लेफ्ट खत्म है, उसका कोई सांगठनिक ढांचा अब नहीं है और उसके पास कोई वोट नहीं बचा है। बिहार में अगर आप सीपीआई एमएल को छोड़ दें, सीपीआई एमएल की जो राजनीति है वो दूसरे तरीके है, वो नक्सलियों के साथ चलने वाली राजनीति है। लेकिन लेफ्ट के अपनी जो विचारधारा रही है उसमें मजदूर, किसान, श्रमिकों के नाम पर जो यूनियनबाजी रही, लूट रही, गुंडागर्दी रही, हिंसा, इन सबों ने लेफ्ट की राजनीति को, उसकी पीढ़ी विचारधारा को असफल, नाकाम साबित किया। दक्षिणपंथी विचारधारा को मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल धर्म के आधार पर राजनीति करके हिंदुस्तान के भीतर आप चल सकते हैं। हो सकता है कि एक समय तक आप धर्म की राजनीति कर लें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक बड़ा तबका जो देश का है उसके खिलाफ में एक छोटे तबके को तरजीह दे करके राजनीति चलती रही है और उसका जख्म इसके भीतर है। लेकिन ये जख्म जब भर जाएगा और ऐसी कोई बात या मलाल नहीं रह जाएगा तो फिर आदमी रोजी रोटी, तरक्की, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उन सब के मुकाबले हमारे यहाँ क्या हो रहा है यह सब देखेगा। जब यह सब देखेगा तो फिर आपको उसी आधार पर आजमाएगा, आपका आकलन करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तरक्की को लेकर के, विकास को लेकर के जो सरकारें योजनाओं में मजबूत रहेंगी और उनको लागू करने में कामयाब रहेंगी, उनके दिन बेहतर होंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। शुभम मिश्रा पूछ रहे हैं कि यूपी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को आपकी क्या राय है? धार्मिक ध्रुवीकरण पर आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश का जो मानस है, आप यूं समझिए कि एक अलग सा राज्य है ये। जब पाकिस्तान का बंटवारा लखनऊ में 1937 में मुस्लिम लीग ने जो बैठक की उसमें हुआ कि हिंदुस्तान बटेगा, पाकिस्तान की मांग उत्तर प्रदेश में हुई। इस्लाम की जो बहुत मजबूत दो विचारधाराएं हैं, एक बरेलवी है, एक देवबंदी है। देवबंद विचारधारा से ही तालिबान चलता है। वो दोनों विचारधाराएं यहीं की हैं। जिन धार्मिक स्थलों को लेकर के लगातार बवाल चलता रहा, अयोध्या, मथुरा, काशी, वो उत्तर प्रदेश की हैं। तो धर्म के आसपास यहाँ का समाज उद्वेलित होता रहा है, यहाँ जो खदबदाहट रही है उसमें धर्म रहा है। इसलिए यहाँ की राजनीति धर्म से बाहर हो ही नहीं सकती है। लेकिन सिर्फ धर्म की आप करेंगे तो ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजी रोटी, तरक्की आप दे नहीं पाएंगे। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर यह बड़ी नाइंसाफ़ी है और इससे गैर मानवीय कोई काम हो ही नहीं सकता है कि आपने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा कर, फंसा कर रखा और उनको रोजी रोटी दी नहीं, उनके भविष्य के बारे में सोचा नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी जो राजनीति है, जब तक बीजेपी कुछ ऐसा करके नहीं दिखाती है कि यह पार्टी 24 घंटे या 20 घंटे काम करने वाली वैसी पार्टी है जो लोगों की बेहतरी, तरक्की के लिए कटिबद्ध, प्रतिबद्ध, संकल्पित है और इसका कोई दूसरा पर्याय या विकल्प नहीं है, तब तक बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी होती रहेंगी। आज की तारीख में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की एक लड़ाई है। इस लड़ाई इसलिए भी है कि वो धर्म और जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में है और उससे बाहर चुनाव जा नहीं सकता है। लेकिन जब धर्म की और जाति की राजनीति के साथ तरक्की की गाड़ी को या उसके पहिए को आप आगे कर देते हैं और अपने इंजन को बढ़ा लेते हैं तो ये चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। लेकिन इसमें वक्त लगेगा और बीजेपी को इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी डेवलपमेंट को लेकर के, और यह बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली जितनी भी सरकारें रहती हैं उसके मुकाबले आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप आम आदमी से पूछिएगा तो कहता है कि ठीक है, कुछ बेहतरी हुई है डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन इसको बहुत आगे ले जाना होगा। जब आप आगे ले जाएंगे तभी आप आज की चुनौतियों से पीछा छुड़ा पाएंगे, नहीं तो ऐसी ही टकराहटें और ऐसी चुनौतियां आपके सामने खड़ी होती रहेंगी। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि धार्मिक ध्रुवीकरण से ही आप चुनाव जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। नमस्कार।